विसर्ग संधि। अभी तक हमने स्वर संधि पढ़ी, फिर व्यंजन संधि पढ़ी, अब हम विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि का अर्थ है प्रथम पद के अंत में विसर्ग। विसर्ग जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस तरह के दो बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद के आरंभ में कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होती है। अब इसमें इस संधि के भी कुछ भेद हैं। सभी भेद आपके कोर्स में नहीं हैं, कुछ हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। पहला है उत्व संधि। उत्व संधि का नियम कहता है प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग हो, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद के अंत में यदि विसर्ग हो तथा द्वितीय पद के आरंभ में अ अथवा वर्ग का, केवल अ कहा गया है, सभी स्वर नहीं कहे गए हैं, अ हो अथवा वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम अक्षर आए। अ हो या वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम अक्षर आए या हमारे य र ल व ह अंतः स्वर्ण आ रहे हो तो क्या होगा? कंडीशन हमने सुन ली कि प्रथम पद के अंत में तो विसर्ग होना चाहिए, दूसरे पद के आरंभ में या तो अ हो या तो य र ल व ह हो या वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम अक्षर पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को ओ कर देंगे और यदि अ आ रहा है तो अ के स्थान पर उस अ को अवग्रह में परिवर्तित कर देंगे। अर्थात विसर्ग को केवल हमें ओ कर देना है और विसर्ग को ओ हमें कब करना है? यदि द्वितीय पद के आरंभ में तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर हो या य र ल व ह हो अथवा अ आ जाए तो हमें विसर्ग को ओ कर देना है। और यदि द्वितीय पद के आरंभ में य र ल व ह तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर आए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उस द्वितीय पद को वैसा का वैसा ही रहने देना है। यदि द्वितीय पद के आरंभ में अ आ रहा है तो उस अ को हम परिवर्तित कर देंगे अवग्रह में। अवग्रह हम जानते हैं, अवग्रह का हम इस चिन्ह से मतलब लेते हैं, जो ये हम पूर्व रूप संधि में पढ़ चुके हैं। अवग्रह जो एस की तरह दिखता है, अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है और इसे अ का उच्चारण किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है रामः अस्ति। अब यहाँ विसर्ग के पश्चात अ आ रहा है तो अ को जैसा कि हमने नियम बताया अवग्रह कर देंगे और विसर्ग को ओ कर देंगे तो बन जाएगा रामोस्ति। कह अपि, विसर्ग के पश्चात अ आ रहा है, अवग्रह हो जाएगा अ को और विसर्ग को ओ हो जाएगा। को अपि रामः गच्छति। अब यहाँ पर वर्ग का तृतीय अक्षर आ रहा है ग और विसर्ग है तो विसर्ग को ओ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रामः गच्छति, रामो गच्छति। अगली संधि है ऋत्व संधि। ध्यान से दीजिएगा, ऋत्व संधि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि विसर्ग का र हो जाना है। कब होगा? देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में आया हुआ जो विसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग से ठीक पहले अ या आ नहीं हो, अ या आ के अतिरिक्त, अर्थात अ या आ नहीं हो, अर्थात रामः और कह में अ आ रहा है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग आए किंतु अ या आ उस विसर्ग के पहले नहीं हो, कोई अन्य स्वर हो, लेकिन कोई स्वर जरूर हो, अन्य स्वर हो, विसर्ग होगा तो स्वर अवश्य होगा, कोई अन्य स्वर हो, ई, उ, ए इत्यादि कुछ भी, रामई हम कहते हैं, बालकई हम कहते हैं, वैसे ही अन्य कोई भी स्वर आ जाए, हरि कहते हैं, सखी कहते हैं, तो विसर्ग के पहले यहाँ पर हरि में ई आता है, रामई कहेंगे तो आई आ जाएगा। वैसे ही यदि कोई अन्य स्वर आ जाए और द्वितीय पद के आरंभ में, ये तो प्रथम पद की
कंडीशन हो गई। अब द्वितीय पद के आरंभ की क्या कंडीशन है? द्वितीय पद के आरंभ में कोई भी स्वर आ जाए या यर लवह आ जाए, हमारे अंतस्थ स्वर व्यंजन, अथवा वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम अक्षर आ जाता है। तो द्वितीय पद को देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना है, केवल विसर्ग को र कर दिया जाना है। उदाहरण है मुनि अयम। अब यहाँ पे नि यानी न में स्थित ई जो है वो विसर्ग के ठीक पहले ई आ रहा है, स्वर आ रहा है। अयम अ, विसर्ग के पश्चात अ आ रहा है। बाद में कोई भी स्वर आए, पहले अ नहीं आना चाहिए, लेकिन बाद में अ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विसर्ग को र कर देंगे। जब विसर्ग का र हो गया तो र अ में जुड़ गया, र पूरा हो गया, तो बन गया मुनिरयम। मुनि अयम मुनिरयम। तैहि भक्ष्यते, उनके द्वारा खाया गया। तैहि के विसर्ग के पहले ऐ आ रहा है, अर्थात कोई स्वर आ रहा है जो कि अ या आ नहीं है, और वर्ग का यह भ जो है तृतीय अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग को र करते हुए तैर भक्ष्यते बन जाएगा। अब इसी के आगे एक आपकी संधि और बची हुई है, वो से भी देखते हैं। विसर्ग का लोप। अभी हमने ऋत्व और उसके पहले उत्व दो नियम पढ़े थे। अब विसर्ग का लोप कब करते हैं ये पढ़ेंगे। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, ये तो पता ही है, विसर्ग संधि है तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग तो होगा ही, किंतु उस विसर्ग के पूर्व यदि अ या आ आए, अर्थात रामः श्यामः रमाः, इस तरह से कोई भी लताः, कैसा भी कोई आ रहा है, यानी विसर्ग के पूर्व अ या आ आए, किंतु द्वितीय पद के आरंभ में अ या आ के अतिरिक्त, यानी अ के अतिरिक्त, आ नहीं, अ के अतिरिक्त, अ केवल नहीं हो, आ हो, ई हो, कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वहां विसर्ग का हमें लोप कर देना है, विसर्ग हमें हटा देना है। लोप मतलब हट जाना, विसर्ग का लोप कर देना है। रामः आगच्छति, राम आगच्छति, विमलः एव, विमल एव। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, यदि राम आगच्छति हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है, तो यहाँ हम स्वर संधि के नियम से रामागच्छति करते हैं तो भी ठीक है, और वैसे ही विमलः एव को विमलेव लिख देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से विसर्ग हट गया है। अब हम स्वर संधि के नियमानुसार इनको परिवर्तित करते हैं, विमलैव हो जाएगा यहाँ और रामागच्छति हो जाएगा। ये भी अगर कर देते हैं तो भी सही है, और अगर राम आगच्छति ऐसे अलग लिखते हैं तो भी ठीक है। यहाँ से आपकी विसर्ग संधि पूरी हो गई बच्चों। अब आपको अभ्यास कार्य और वर्कशीट नोटबुक में करनी है और इन सभी नियमों को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है।